सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का अंतर मन से उच्चारण कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग D4 कुंडली, जिसे भाग्य कुंडली कहा जाता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी आज यह 6ठी कक्षा है। कल 5वीं कक्षा आयोजित की गई थी। कल की कक्षा में हम लोग कुंडली के 6ठे एवं 7वें भाव के बारे में पढ़ने का प्रयास, समझने का प्रयास किया था। आज की कक्षा में 8वें भाव से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि लग्न कुंडली के 8वें भाव से हम लोग क्या देखते हैं। मुख्य रूप से लग्न कुंडली के 8वें भाव से मुख्य रूप से तो मृत्यु भाव कहा गया है ना जी जी गुरु जी। मुख्य रूप से मृत्यु कहा गया है। आयु का विचार भी हम मुख्य रूप से यही क्या करते हैं कि हम कितने दिनों तक, यानी कि अस्थायित्व तो क्या है। तो हमारी खुशियों की समाप्ति के कारण जड़ तो यही बनते हैं। यदि यह खुशी की कुंडली है, भाग्य की कुंडली है, तो यदि भाग्य रूपी लग्न है तो उसका यह 8वां भाव क्या होगा हमारे खुशियों के लिए। फिर क्या यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। खुशियों की आयु, खुशियों की मृत्यु ना। जी गुरु जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाग्य के समापन में क्या हो सकता है। नहीं तो 8वां भाव यदि खराब होता है, 8वां भाव में जितने पाप ग्रह हों उतने अच्छे नहीं माने जाते। 8वां भाव जितना पीड़ित होगा उतना ही समस्याएं आती है। जब कोई भी भाव जितना शुभ होता है उस भाव से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर D4 कुंडली का 8वां भाव पीड़ित होता है, वैसे व्यक्ति के जीवन में लंबे दिनों तक खुशियां टिका रहे, यह ज्यादा कदा ही देखने को मिलता है। अब इस उदाहरण कुंडली का क्या स्थिति है। इस उदाहरण कुंडली में शनि की दृष्टि है, तीसरी शनिदेव लग्नेश हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी है, और यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है। यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। तो यह जो राशि है यह शनिदेव की मित्र की राशि है, और जिस कुंडली का हम लोग प्रदेश करते हैं उस कुंडली के लिए लग्न कुंडली के ही सारे नियमों का उपयोग करते हैं। तो शनि एवं बुध इस कुंडली में तत्कालिक मित्र भी हैं, यानी कि शनिदेव अति मित्र रूप से बुधदेव की इस राशि को देख रहे हैं। हम सबों ने एक सूत्र पढ़ा है कि शनिदेव जब 8वें भाव में शनिदेव होते हैं, या शनिदेव की 8वें भाव पर दृष्टि पड़ती है, या किसी भी वैसे ग्रह जो दीर्घकालिक गोचर वाले होते हैं, उनकी अगर वहां पर अच्छी दृष्टि पड़ती है, शुभ दृष्टि पड़ती है, तो आयु को लंबा करते हैं। क्या यही बातें हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है ना। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ी और अच्छा रूप से पढ़ा, और क्या पढ़ा, अच्छे रूप से पढ़ा। तो क्या जो खुशियां होगी उसमें लंबा दिन यह ले जाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर या भाग्य, जो भाग्य में जो स्थिरता है, या भाग्य चाहे जो रनिंग है पोजीशन में है, चाहे वो स्लो मोशन में ही क्यों ना रनिंग करे, हमें रनिंग से जरूरत है। न कि एकाएक रनिंग हो रहा है कि स्लो मोशन में हो रहा है। रनिंग में तो है नहीं कि कुछ आगे बढ़ तो रहे हैं ना। तो जब शनि की दृष्टि जहां भी होती है तो वह धीरे 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 आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एकाएक फ्लो अप नहीं देते नहीं देते हैं।
अग्नि तत्व के ग्रह जहां देखते हैं वहां फ्लो अप देने का काम करते हैं। अब यहाँ पर सूर्य देव की भी दृष्टि पड़ रही है, साथ में सूर्य देव फ्लो अप वाले ग्रह हैं। यह प्रयास तो करेंगे कि थोड़ा तेजी में जाए, लेकिन यह शनि रोकेगा भी, क्योंकि शनि का यहाँ पर अधिकार ज्यादा हो गया। शनि लग्नेश भी है, और व्यक्ति को फ्लो अप लेने के लिए काम तो व्यक्ति को स्वयं करना होगा, वह शनि ही है काम करने वाले। जी इस भाव का स्वामी अपने भाव से दशम में भी बैठा हुआ है। भाव से केंद्र में यानी कि 11वें भाव में, यानी कि इस भाव से चौथे भाव में शुक्रदेव भी बैठे हुए हैं। यानी कि भाव से केंद्र में दो दो शुभ ग्रह है। भाव से केंद्र में दो शुभ दो दो शुभ ग्रह है, इसलिए यह अच्छी ही कही जाएगी। तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह बुरे फल नहीं देते, तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं कि तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह बुरे फल देते हैं? स्वामी गुरुजी स्वामी। अब तीसरे भाव में, भाव से तीसरे भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। व्यक्ति अपने भाग्य के मजबूती के लिए, स्थायित्व के लिए, अगर स्थायित्व की बात की जाए या हानि की बात की जाए, भाग्य की समाप्ति या भाग्य का उत्थान ना, जी गुरु जी। मैंने भाग्य दीर्घ, अब यहाँ पर समाप्ति यानी कि भाग्य अल्पायु है या भाग्य दीर्घायु है। भाग्य की आयु, तो दीर्घायु के लिए जब भी भाग्य के लिए व्यक्ति काम करेगा तो बड़े सोच समझकर काम करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह भाव से तीसरा भाव भी है और यह कर्म भूमि भी है। तीसरा भाव एक्टिविटी का भी होता है, मतलब एक्टिविटी तो नहीं, ये स्किल का होता है। तो जो भाग्य के जो निर्धारण के लिए जो इसके पास में जो क्षमता होगा वह अच्छा ही होगा, प्राप्त होगा। अब यहाँ पर भाव से तीसरे भाव जो मंगल हो गए, जो बुरे फल देने वाले हैं, तो ऐसा भी कहा गया है कि बुरे भाव के स्वामी, बुरे भाव के स्वामी बुरे भाव में ही बैठे हों तो अच्छा होता है। क्या हम लोगों ने ऐसी बातें पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? जी पढ़ी। जो व्यक्ति हमारे पूर्व की फल दीपिका की कक्षा में शुरू से भाग लिए थे, उन्हें यह पूरा पता होगा कि हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक में ऐसा पढ़ा है कि बुरे भाव के स्वामी यदि बुरे भाव में बैठते हैं तो उत्तम ही बात है। तो यदि यह 8वें भाव का फलादेश करते हैं तो 8वें से तीसरे एवं 8वें से 8वें, यानी कि तीसरे और 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया, तो यह तो, यह भी भाव खराब है, यह भी भाव खराब है। और इस भाव से 8वें भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, क्या फलादेश कर सकते हैं? कि जीवन में हो सकता है। अब यह राहु को, मंगल देव को कोई ग्रह क्या देख रहे हैं? तो गुरु देख ही नहीं रहे हैं, बुध देख ही नहीं रहे हैं, शुक्र देख ही नहीं रहे हैं। यानी कि शुक्र को देखिए, बुध को देखिए, शनि को देखिए, तो कोई नहीं देख रहे हैं मंगल को। तो भाग्य के लिए तो यह विपरीत राजयोग हुआ कि नहीं हुआ? भाग्य के अस्थायित्व या समाप्ति के लिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि विपरीत राजयोग, तो यदि छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी यदि इन्हीं भाव में बैठे हुए हों तो विपरीत राजयोग का निर्धारण, निर्माण होता है। लेकिन वह ग्रह किसी भी शुभ भाव के स्वामी से दृष्ट ना हो। तो शुभ भाव त्रिकोण भाव, जी तो अगर इसका ही, अगर त्रिकोण भाव, अगर इसी के भाव का फलादेश करते हैं तो इससे त्रिकोण भाव, तो एक भाव यह हुआ, दूसरा यह हो गया स्वयं शनि, और दूसरा त्रिकोण नवम भाव यह हो गया शुक्र। तो शनि शुक्र से भी नहीं देखा जा रहा, नहीं तो दोनों ही मायने से विपरीत राजयोग लागू हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो ओवरऑल इतने चर्चा के बाद में हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
कि भाग्य में अस्थाई तो होगी, या सामान्य। भाग्य क्या, या भाग्य क्षय होगा, ज्यादा लंबा दिन तक भाग्य साथ नहीं देगा, या धीरे धीरे भाग्य साथ देता रहेगा, और धीरे धीरे भाग्य भी साथ देता रहेगा और व्यक्ति काम भी करता रहेगा। जीवन में कभी ना कभी एक आधे बार ऐसे चांस आएंगे कि एकाएक उन्नति भी होगी। क्या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जी। आप सभी आदमी अपनी अपनी कुंडली को जरूर मिला के देखें कि आपके कुंडली का अष्टम भाव क्या कहता है, समायोजन करें और देखें। आप अपने भाग्य को मिलाएं, अपनी कुंडली को मिलाएं कि क्या बातें स्पष्ट हो रही है, क्या यह नियम आप लोगों पर लागू हो रहा है। कक्षा के अंत में जरूर बतलाइएगा। अब इसके बाद में नवम भाव से विचार करते हैं कि नवम भाव से किन किन चीजों का विचार कर सकते हैं। तो लग्न कुंडली के नवम भाव से किन चीजों का विचार करते हैं? सामान्यतः यह भाग्य है, एक धर्म का भाव है, हमारे सद्गुणों का भाव है, हमारे लिए हम क्या सत्कर्म करने में इच्छा रखते हैं नहीं रखते हैं उसका भाव है, हमारे गुरुजनों का भी भाव है। इन्हीं सभी चीजों को D4 कुंडली के नवम भाव पर हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भाग्य के लिए किए जाने वाले अच्छे बुरे, अच्छे एवं बुरे कार्य, या मन में अवधारणा, या हमको शिक्षा देने वाले लोग, क्योंकि नवम भाव गुरु का भी होता है। हम अपने भाग्य के निर्धारण में हमारे गुरुजन या हमारे जो सहयोगी होंगे हमारे भाग्य के निर्धारण में हमें किस प्रकार का सुझाव सलाह दे सकते हैं। क्योंकि नवम भाव गुरुजनों का भी तो होता है ना, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखलाते हैं। जी। ये केवल ये बात नहीं है कि केवल हमें किताबी ज्ञान देने वाले ही हमारे गुरु होते हैं, नहीं। जीवन के अंतिम क्षणों तक हमारे विषम परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति सुझाव सलाह देता है, उससे हम निकलते हैं, वह भी हमारे गुरुजन के ही बराबर है। साथ ही हमारे भाग्य के भाग्य में क्या है, अगर यह भाग्य कुंडली का लग्न है तो भाग्य के भाग्य भाव में क्या है, अच्छा है या बुरा है। यह जो भाग्य है, यह भाग्य भाव जो है, यह दिखावे का है, लेकिन वास्तविक भाग्य भाव तो यही है जो D4 कुंडली का नवम भाव है। हर आदमी के जिंदगी में दो पहलू होते हैं। बहुत से व्यक्तियों को आप देखते हैं कि छोटा परिवार है, अस्थाई आय है, सब कुछ रूटीन में है, ठीक ठाक है, आप उसे भाग्यशाली समझ रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप में वैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जीवन तो जी रहे होते हैं लेकिन घुट घुट के जीते रहते हैं। क्या ऐसी स्थितियां आप लोग देखते हैं, अनुभव करने को मिलता है कि नहीं मिलता है? जी। जी गुरु। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति देखने में कि हाँ भाई तरह तरह की समस्याएं इसके जीवन में हैं, ऐसा व्यक्ति कैसे रहता है सुखी से, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कभी कभी जिसके बाहर से समस्याएं दिखती है वह अंदरूनी मामलों में बड़ा ही स्ट्रांग होता है और बड़ा खुश नसीब होता है, कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। फर्क क्या है? तो यदि लग्न कुंडली का नवम भाव ठीक है तो सामान्यतः ओवरऑल देखने में आपको लगेगा कि व्यक्ति का भाग्य नसीब ठीक है। लेकिन अगर D4 कुंडली का अगर नवम भाव पीड़ित है तो अंदरूनी मामलों में उतने सब उसके अच्छे नहीं हैं। से नहीं होते। अगर यह खराब है तो ओवरऑल देखने में ऐसा पता नहीं चलेगा कि है यह भाग्यशाली है, परंतु वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अब इस उदाहरण कुंडली में कैसा संयोग हो सकता है?
तो भाग्य भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना बहुत ही उत्तम माना जाता है। किसी भी भाव का स्वामी का लाभ भाव में बैठना बड़ी ही उत्तम माना जाता है प्राप्ति हेतु। तो इनके भाग्य में भाग्य की प्राप्ति हेतु तो अच्छी ही बात है। एवं एक यह भी सूत्र है कि यदि लग्नेश का मित्र 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति के सामान्यतः अच्छे फल मिलते हैं। आप लोग अपने अपने कुंडली के लग्न कुंडली में देखिए, लग्न कुंडली में दीवन कुंडली में देखिए कि 11वें भाव में कौन ग्रह बैठे हुए हैं, किस भाव के स्वामी हैं। गुरु दूसरे भाव के स्वामी बैठे हैं। चलो, तो जिस भाव के स्वामी बैठे हैं उस भाव से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं तो हल्के प्रयास से आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये नहीं कि केवल अब दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं तो केवल धन की प्राप्ति हो जाए। धन की प्राप्ति होने की भी संभावनाओं में प्रयास करते हैं तो बल तो मिलता ही है। दूसरा भाव वाणी का भी है, दूसरा भाव वाणी का भी है। आपको कहीं कोई आवश्यकता है वाणी के उपयोग का तो यह भी हो सकता है कि आप वाणी में महारत आपकी हासिल हो सकती है। आप अपनी बातों से बिगड़े हुए कार्यों को भी बना सकते हैं, लाभकारी की संपन्नता हो सकती है। आपके बिगड़े हुए कार्यों में स्वजनों के माध्यम से कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ये नहीं कि दूसरे भाव के स्वामी बैठे हुए हैं तो दूसरे भाव से संबंधित जितने विषय वस्तुओं की चर्चा की जाती है सभी का लाभ आपको मिले, ये नहीं निश्चित होता। निश्चित ये होता है कि अवश्य मिलता है। अब यहाँ पर अनकहे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि हमने धन के लिए भी कह दिया, हमने वाणी के लिए भी कह दिया, कुटुंबी जनों से भी लाभ प्राप्त या उनके सुझाव सलाह पर सकारात्मकता का विकास होना, तो फिर इसका चयन हम कैसे कर पाएंगे? क्या यहाँ पे प्रश्न यह बनता है या नहीं बनता है? जी जी कोई भी सदस्य क्या बतला सकता है? उनके कार्यों के अनुरूप और काल पात्र के हिसाब से डिसाइड कर। और कोई सदस्य? गुरु जी, इस भाव का भाग्य भाव तो पंचम भाव हुआ, उसकी स्थिति भी देखेंगे? नहीं, ये तो बर कुंडली है, कितना डीप तक जाएंगे। अभी जो प्रश्न चल रहा है एकाएक जो आज के जी बोलते 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 कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का दिशा टूटने लगता है। यही यह जो हुआ नवम भाव के स्वामी दूसरे 11वें भाव में बैठे, तो इसी जो कारक ग्रह ज्यादा मजबूत होगा उस कुंडली में। हाँ जी, अभी आप जड़ तक अभी आप पहुंच गए। अब मान लिया जाए कि जैसे कि इन्हीं के दूसरे भाव के स्वामी बैठ गए 11वें भाव में, दूसरे भाव से संबंधित लाभ मिलेगा। अब क्या इनके कुंडली में बुधदेव ठीक है? क्या आपके कुंडली में बुधदेव अच्छी स्थिति में है सामान्यतः? जी गुरु जी। कुंडली में बुधदेव की स्थिति कैसी है? किस राशि में है, किस भाव में है? गुरु लगन भाव में स्वयं के राशि में है, स्वराशि के हैं। अब बतलाइए, अब तो बुधदेव ही मजबूत हो गए ना। तो बुध तो वाणी के कारक है, संचार के कारक। तो पूछिए ना कि वाणी के माध्यम से बिगड़े हुए काम अपने तुरंत बनते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? या दूसरे किसी के बिगड़ते हुए काम में प्रवेश कर जाते थे, इनके वाणी से दूसरे किसी का काम बन जाता। क्या यह बातें हैं? जी गुरु जी। और दूसरे अब दूसरे भाव धन की जमा होना भी, धन भी जमा होने की संभावना है। लेकिन अब कितना धन जमा होगा, कैसा होगा, वो तो आय पर भी डिपेंड करता है। और धन जमा करने के कारक तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर खूब स्ट्रांग है तो खूब धन जमा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर है, तो थोड़ा कम होगा। शुक्रदेव हमारे स्वजनों के भी कारक होते हैं, गुरु भी होते हैं। गुरु शुक्र अच्छा है तो स्वजन के माध्यम से भी कुछ काफी कुछ अच्छा सकारात्मक हो। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरु जी। ठीक इसी प्रकार यही नियम लागू होता है। तो नवम भाव के स्वामी यदि 11वें भाव में बैठ गए तो व्यक्ति स्वयं के अगर प्रयास करता है
तो जिस भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो उसमें लाभ थोड़ा ज्यादा ही मिलने की संभावनाएं बनती है। इसलिए अब क्या इस व्यक्ति को लाभ मिलेगा, तो क्या व्यक्ति प्रयास करेगा? तो यहाँ तो शनिदेव यहाँ पर चले आए, छठे भाव में चले आए, लगने से ही छठे भाव में चला आया, क्योंकि इसे अपने भाग्य के लिए क्या करेगा, तो लगने से जो करेगा वही करेगा। तो लगने से शनि है और लग्न कुंडली का भी शनि है, और शनि लग्न कुंडली में नीच का है और यहाँ नीच भंग भी नहीं हो रहा है, लेकिन चंद्रमा दोनों ही जगह है। लेकिन फिर भी नीच है तो नीच ही है ना, कुछ ना कुछ तो अपना दोष दिक्कत दिखला ही देगा। लाके नीच भंग हो रहा है तो नीच भंग तो कभी कभी, नीच भंग राजयोग तो कभी कभी प्राप्त होते हैं, ओवरऑल तो नहीं करते। और शनि वैसे स्लो प्लानेट है, थोड़ा सा अस्कत आ जाते हैं, अस्कत आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जी। गुरु जी अगर दोनों मतलब इसमें D4 में भी अगर जैसे शनि नीच का और लग्न में भी नीच का है, तो ये क्या वर्गोत्तम हो जाएगा? हाँ, वर्गोत्तम हो जाएंगे, लेकिन अब वह नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम हो जाने का फल अलग है, और यहाँ पे भी नीच के हो जाते तो इसके फल अलग हो जाते। लेकिन प्राथमिकता नवमांश का दिया जाता है, तो उसके भी कारण हैं, उसके भी कारण उसके कारण हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली से हम अपने सहयोगियों का, पार्टनर का विचार करते हैं, केवल पत्नी का ही विचार नहीं करते। और हम कोई भी काम करते हैं तो बगैर किसी दूसरे तीसरे के सहयोग के सहारे तो काम होता ही नहीं। तो अगर जो ग्रह लग्न में नीच का है और नवमांश में भी नीच का हो जाता है, तो सहयोगियों के लिए वह नीच भंग हो गया, मतलब व्यक्ति हो गया, नीच भंग कर रहे हैं, वह वर्गोत्तम हो गया, तो सहयोगी हमारे काफी कोऑपरेट करने लगते हैं। अगर यही शनि यहाँ भी नीच का है और भाग्य कुंडली में भी नीच का हो जाए, तो भाग्य के मामले में नीच भंग हो गया, मतलब भाग्य के मामले में वर्गोत्तम हो गया। वहां तो सहयोगी के मामले में है, तो सहयोगी के मामले में है, तो सहयोगी जब अच्छा करेगा तो कुछ ना कुछ तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ही रहेगा। लेकिन सहयोगी की मदद करने के बाद में भी भाग्य मजबूत होना हो जाए। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि आपके मित्र बहुत काम करते हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप और आपके मित्र दोनों ही प्रयास करते रह जाते हैं, लेकिन कार्यों में सफलता नहीं मिलती। तो यह हो गया कि नवमांश में भी संबंधित ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, लग्न में भी अच्छे फल दे रहे हैं, इसलिए आप भी अपना काम कर रहे हैं, आपके मित्र भी सहयोग दे रहे हैं। लेकिन वहीं भाग्य कुंडली में, यानी कि D4 कुंडली में ग्रह खराब हो गया तो भाग्य फिर भी साथ नहीं दिया। लेकिन अगर वहीं नवमांश में वर्गोत्तम नहीं है, यहाँ वर्गोत्तम हो गए, तो व्यक्ति के स्वयं के प्रयास से भी राजयोग हो, अच्छा फल हो। अब बातें स्पष्ट हुई? गुरुजी जैसे शनि इधर नीच के हैं और इसमें राशि के चंद्रमा के साथ भी है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये तो फिर यहाँ नीच, यहाँ तो गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ गई, स्वराशि के साथ में है, तो यहाँ पे अच्छे हो गए, यहाँ के लिए अच्छे फल देने वाले हो गए। जिस ग्रह पर सीधे पाप ग्रह पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो वह शुभ हो जाता है। ऐसा हम लोग ग्रहों के खडबल में हम लोगों ने पढ़ा है ना जी। और एक चीज और पूछना चाह रहा था, हाँ जी, जैसे ये वरकुंडलियां हैं तो इनमें कारक का विचार भी करते हैं क्या? हाँ, तो कारक का विचार से प्रश्नों के आलोक में जो कारक ग्रह बनते हैं वो तो अस्थायी होते हैं ना, वो तो किसी भी वर्ग कुंडली में देखे जाएंगे। तो गुरुजी यहाँ गुरु की नीच की दृष्टि कैसे हुई D4 में? गुरु की उच्च की दृष्टि कह रहे हैं ना? उच्च की, हाँ जी, उच्च की सोच रही थी मैं, मुझे नीच की लगी जी। है ना, उच्च की। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि कौन सी होती है? 4 नंबर की होती है। 4 नंबर की। तो देवगुरु बृहस्पति की 4 नंबर पर दृष्टि पड़ी, इसलिए उच्च की दृष्टि हो जाएगी। अगर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होते तो इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ती 12वें भाव पर, तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, तो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर नीच की राशि हो गई, इसलिए नीच दृष्टि कही जाएगी। जी जी।
अब 10वां भाव लग्न कुंडली का क्या होता है, तो 10वें भाव से सामान्यतः हम लोग किस चीज का विचार करते हैं? कार्य क्षेत्र का। कर्म। 10वें कार्य का। तो क्या 10वां भाव यदि शुभ होता है तो हमारे कार्य शुभ होते हैं। तो यह तो भाग्य है, तो भाग्य के लिए हम अपने भाग्य के निर्धारण के लिए किस प्रकार का काम करेंगे? अच्छे काम करेंगे या बुरे काम करेंगे? अगर आपका 10वां भाव पीड़ित है, खराब है, शत्रु राशि का ग्रह बैठा है, नीच राशि का ग्रह बैठा है, 10म भाव में ही अच्छे ग्रह योग न हो, 6ठे 8वें 12वें के स्वामी बैठे हों, तो हम अपने द्वारा कुछ भी काम करते हैं हमारा भाग्य की मजबूती उससे नहीं मिल पाती। अगर 10वां भाव हो तो हम अपने भाग्य की मजबूती के लिए जो भी काम करते हैं अच्छा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो एकादशेष एवं द्वितीयेश भी है। एकादशेष एवं द्वितीयेश, एकादशेष अच्छे फल देते हैं बीमारी को छोड़कर। तो आय भाव का स्वामी यदि 10म भाव में बैठता है तो अच्छी ही बात है। यदि दूसरे भाव का स्वामी 10म भाव में बैठता है तो आय के लिए अच्छी, हम भाग्य के लिए जो भी काम करते हैं उससे उसमें आय का होना यानी कि भाग्य वृद्धि का होना अच्छी ही बात है। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभग्रह भी हैं, अपने मित्र की राशि में है, अपने मित्र से इनकी यहाँ पर तत्कालिक मित्रता भी है और मित्र के द्वारा, अपने मित्र के द्वारा देखे भी जाए तो इस कुंडली में तो अच्छा होगा। तो व्यक्ति अपने भाग्यों के लिए किए गए जो प्रयास होंगे वो सकारात्मक कायदे से प्रयास करें। यहाँ पे गुरु जी जैसे हो रहा हो तो वो अपने सेल्फ से एफर्ट करेगा ज्यादा, मतलब ये ऐसे देखते हैं लगन इसमें या नहीं देखते? हाँ जी, अब यह भाग्य कुंडली है, भाग्य के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयास, ये हम अपने भाग्य के बढ़ावा देने के लिए हम हमारे द्वारा किए गए प्रयास कर्म का भाव हो गया है। तो हम अपने भाग्य के निर्धारण के लिए हमारे प्रयास किस प्रकार के होंगे, अच्छे या बुरे। यहाँ से नौकरी थोड़े देखेंगे। हाँ, अगर यहाँ भी कोई राजयोग बनता है तो अच्छी बात। इस कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है, बन रहा है, बुरे योग बन रहे हैं। अष्टमेश एवं नवमेश का परस्पर संबंध है, यह बुरे योग बन रहे हैं। अष्टमेश एवं नवमेश का परस्पर संबंध यह बुरा योग कहा जाता है या अच्छा योग? खराब है। तो भाग्य में खराबी हो गई। तो क्या इस योग का परिहार हो रहा है, इस दुर्योग का परिहार हो रहा है? नहीं। यदि परिहार हो रहा है तो ठीक है, यदि नहीं परिहार हो रहा है तो व्यक्ति क्या करे? यह हम सबों को चिंतन मनन करने की बात है कि नहीं? नहीं हो रहा है। और कोई सदस्य? गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। अष्टमेश पंचमेश भी हो रहा है गुरुदेव। हाँ जी, लेकिन मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता ज्यादा दी जाती है, हम लोगों ने पढ़ा भी है और फिर पढ़ेंगे भी। लेकिन पूरा परिहार हो रहा है, लेकिन पूरा परिहार हो रहा है यहाँ पे।
किन कारणों से हो रहा है। गुरु जी बुध देव तो उच्च राशि में हो गए थे। तो उच्च राशि में का बुध देव अपने स्व राशि में है। जी, और स्वराशि में। लग्न लग्न कुंडली में उच्च राशि में हो गए। हाँ ठीक है, तो लग्न कुंडली में है ना, ये दिख तो रहा है उच्च राशि के, लेकिन अब भाग्य के लिए उच्च के जैसा फल थोड़े देंगे, क्योंकि भाग्य कुंडली में तो उच्च के थोड़े है। तो यहाँ पर देखा जाए परिहार कैसे हो रहा है, जी, बहुत आसान सा सूत्र है। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ते 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 हम लोग बेसिक की बातें भूल जाते हैं। बेसिक की बात यह भी है कि यदि अष्टमेश पंचमेश या नवमेश से युक्त या दृष्ट होता है, यदि अष्टेश अष्टमेश या द्वादशेश, या यदि कोई अशुभ ग्रह पंचमेश या नवमेश से युक्त या दृष्ट हो जाता है, तो वह अपनी अशुभ गुणों को छोड़ देता है, शुभ गुण ले लेते हैं। शुभता आ जाती है, शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। तो इस नियम के आलोक में नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव से यह दृष्ट यानी कि नवमेश से दृष्ट हैं, और इनकी मूल त्रिकोण राशि यहीं पड़ी है। एक तो यह हुआ। दूसरा यह भी नियम है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव के गुणों को ओढ़ लेता है, उस भाव के गुणों को ओढ़ लेता है, ले लेता है। ओढ़ लेता है, ले लेता है। तभी तो हम लोग प्रदेश में चर्चा करते हैं कि दृष्टा ग्रह किस भाव से देख रहा है, किस भाव में बैठा हुआ है। यदि वही गुरु अच्छे फल देते हैं, चौथे भाव से देखेंगे तो ज्यादा लाभ, नवम भाव में बैठ के देखेंगे तो ज्यादा लाभ, वही देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठ के देखेंगे तो उतना लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि भाव में, भाव के शुभता शुभता में अंतर है। तो यहाँ पर बुधदेव शुभ भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा या दोष कम हुआ। दूसरा नवमेश के द्वारा दृष्ट है, हाँ यहीं पे इनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं रहता तो थोड़ा ज्यादा दुष्प्रभावी हो जाता है। तो कुछ योग दिखते तो हैं परंतु लागू नहीं होते पूरे। अब आते हैं 11वां भाव को, तो जो भी ग्रह बैठा हुआ अच्छा स्थिति हो तो उस चीज की प्राप्ति होती है, आय का भाव है ये। तो यहाँ शुक्रदेव बैठे हुए ठीक ठाक है। आते हैं 12वां भाव। 12वां भाव क्या है, अंत भाव भी कहा जाता है। 12वां भाव कैसा है, यदि ठीक ठाक है तो ठीक ठाक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह बातें अच्छी लगी होगी। अच्छा, जितनी हम लोगों ने चर्चा किया आप लोग भी अपने बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना। आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली पर क्या इन सूत्रों को लगाया? क्या आप लोगों के जीवन में जो हम लोगों ने आज सूत्र की चर्चा की वह कितने प्रतिशत प्रभावी हो रहे हैं? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ये करीब करीब 70 से 80% प्रभावी हो रहे हैं गुरुजी। तो 70 से 80% प्रभावी हो गया तो यही काफी है। तो केवल एक ही भाग्य के लिए केवल भाग्य कुंडली ही सहयोग नहीं करता ना, फिर उसके लिए दसम D10 भी देखेंगे। अगर कर्म कुंडली ही हमारी खराब हो जाएगा तो फिर हम काम ही सही ढंग से नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ से उतना पूरा 100% का मतलब तो होता है कि सभी चीजों का आकलन करने के बाद में अगर D24 कुंडली ही खराब हो जाएगा, हमारे पास में ज्ञान ही नहीं होगा, तब तो थोड़ा कम लागू, तब तो यह भी थोड़ा कम हो गया ना। जी गुरुजी। चलिए अच्छी बात है। और इसके बाद में बहुत कुछ हम लोग यह आनंद की कुंडली है, सुख की कुंडली। यदि इस D4 कुंडली में कोई दुर्योग बनता है वह उसी कुंडली में लागू होती है। तो यह तो सुख की कुंडली है, चौथे भाव का D4 कुंडली तो चौथे भाव का विस्तृत रूप है, तो चौथे भाव से सुख का विचार किया जाता है।
यदि कोई दुर्योग बनता है तो सुख का अनुभव नहीं होगा। अगर कोई सुयोग बनता है, अच्छे राजयोग बनते हैं, तो भले स्थिति चाहे जो रहे, भले स्थिति चाहे जो रहे, उसी में व्यक्ति खुश रहेगा। अब यहाँ पर तो दिख गया कि यहाँ सब कुछ अच्छे भाग्य हैं, लंबे दिनों तक चलेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु अष्टमेश एवं नवमेश के परस्पर संबंध के कारण व्यक्ति का आंतरिक जो मन की खुशी है उसमें कमी होने की संभावना। गुरुजी, एक प्रश्न था, आपने वो परिहार के लिए जैसे बताया था कि पंचमेश नवमेश, तो उसमें हम लग्नेश को भी इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर अब एक बातें आ जाती है। चलिए ठीक है, आपका प्रश्न उत्तम ही है। हम लोगों ने बेसिक की कक्षा में जब पढ़ा है तो वहां पर हमने यह पढ़ा है कि 1 मिनट में 1 5 9 1 4 7 10 ये उत्तरोत्तर बली होते हैं, उत्तरोत्तर बली होते हैं। तो यदि नवम भाव के स्वामी से युद्ध हुआ तो ज्यादा शुभता, पंचम भाव से हुआ तो थोड़ा आधा से ज्यादा, अगर इससे अगर युद्ध दृष्ट हो गया तो भी तो शुभता हुआ ही, लेकिन कम, हल्का फल्का न के बराबर। तो जिसका एहसास भी नहीं होता, जिसका एहसास भी नहीं होता। नहीं। ठीक है। सर जैसे अगर लग्नेश और अष्टमेश में राशि परिवर्तन हो तब क्या होता है सर? तब तो फिर यह भी तो अच्छे योग नहीं है जी। ये भी अच्छे योग। एक 4 7 10 भी सर उत्तरोत्तर बली होते हैं, तो 10वां भाव सबसे बली हुआ। 10वां भाव सबसे बड़े। जी सर। देखिए, लग्न कुंडली का चौथा भाव, लग्न कुंडली का चौथा भाव हमारे माता का भाव होता है, हमारे घरेलू संस्कार का होता है, प्रथम रूप से चरित्र की शिक्षा का भी होता है। तो जितना अच्छा लग्न होता है उतना ही अच्छा व्यक्ति का स्वभाव भी होता है, हो सकता है, ऐसा हम सबों को समझना चाहिए। लग्न कुंडली के चौथे भाव के स्वामी, नोट करेंगे आप लोग, लग्न भाव के चौथे भाव के स्वामी, लग्न कुंडली के चौथे भाव का स्वामी यदि D4 कुंडली के तीसरे छठे, बिजली के पावर बड़ा कम बा, वोल्टेज कम बा, देखो चटर पटर करेगा हमर मशीन देखे एलिया हमरो में मुकर अंगुरी के पानी फेर हमरा में खराब ना भुकुर करे छ तो बगल। हां देखो हमर स्टेबलाइजर वही से चटर पटर करेगा। ए बाबू खांती काहे खड़ा कहले बा कोनो ले जाई चुप चले जाता है। तो यही बात है, ठीक है। और आप लोगों को हाँ क्या करे थे, यदि लग्न कुंडली के चौथे भाव के स्वामी यदि D4 कुंडली के तीसरे छठे 10वें या 11वें भाव में होते हैं तो अच्छा कहा जाता है, क्योंकि यह उपचय भाव है, यह उपचय भाव है। उपचय भाव फल वृद्धि का भी होता है, व्यक्ति मेहनत करता है और फल में प्राप्ति होती है। अब आज की कक्षा कैसी लगी आप लोग अपने विचार दें। यदि कोई समस्या रह गई हो तो आप, या किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। सर हम किसी भाव का, नमस्कार गुरुजी, हम किसी भाव का फलादेश जब कर रहे होते हैं सर, तो अगर भाव